हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रिवीजन सीरीज कर रहे थे हिस्ट्री का, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को मगध साम्राज्य और भी जो अलग अलग टॉपिक होंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में दिया हुआ है। इससे पहले मैंने वैष्णव, इस्लाम, ईसाई, पारसी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये जनपद जो काल था उसके बारे में, और भी जो एंशियंट हिस्ट्री से बनता है, मोहनजोदड़ो काल जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसके बारे में मैंने पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं रिवीजन सीरीज से, जिसमें आपको साइंस का भी जो है वो मिलेगा। इसमें मैं बायोलॉजी जो है वो करा रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं मगध साम्राज्य से। अगर आप ज्योग्राफी का करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी का जो है वो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य का उदय कब हुआ था? तो 544 से 412 ईसा पूर्व, जो कि हर्यक वंश के काल में हुआ था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? मगध। मगध महाजनपद घिरा था तो गंगा और सोन से। मगध के सबसे प्राचीन वंश का नाम, संस्थापक जो है वो थे बृहद्रथ। वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो बिंबिसार। मगध का प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगिरी था। पाटलिपुत्र को राजधानी उदयन ने बनाया था। तो सबसे पहले उदयन ने पाटलिपुत्र की राजधानी और स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया था शिशुनाग ने। मगध की राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र तो कालाशोक ने लाया था। मगध पर शासन करने वाले जो वंश हैं वो आपके पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौरव वंश। भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश था हर्यक। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। बिंबिसार का राज्य वैध था तो जीवक। राज्य वैध कौन था? तो जीवक। बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु ने किया था। महावीर और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। यानी कि यह कह सकते हैं कि महावीर और गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था किस वंश के काल में? हर्यक वंश या फिर अजात शत्रु के वंश। अजात शत्रु जिसको कुड़िक की हत्या जो है उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र बसा हुआ है गंगा और सोन के संगम पर। कुसुमपुर प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र का। कुसुमपुर प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र का। हर्यक वंश का अंतिम राजा नाग दशक है। अभी जो है वो पटना का नाम जो है वो बदल करके पाटलिपुत्र करने का विचार जो है वो नया कैबिनेट में मतलब कि किया जा रहा है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। कालाशोक शासक था शिशुनाग वंश का। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। एक राट की उपाधि महापद्मनंद ने लिया था। अग्रसेन की उपाधि भी महापद्मनंद ने ही लिया था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद को पराजित कर मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि का। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया गया था ईरानियों ने हखमनी वंश के राजाओं के द्वारा। भारत पर प्रथम सफल विदेशी आक्रमण जो है वो फारसी डेरियस वन के द्वारा किया गया था 508 ईसा पूर्व में। भारत पर प्रथम सफल विदेशी आक्रमण कहेगा तो 508 में फारसी डेरियस वन के द्वारा। सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक सिकंदर 326 ईसा पूर्व। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था, नंद वंश का। धनानंद समकालीन था सिकंदर का। सिकंदर जिसका पिता फिलिप द्वितीय का जन्म 356 ईसा पूर्व मेसोडोनिया के पेला में हुआ था। सिकंदर के बचपन का नाम अलेक्जेंडर था। सिकंदर मकदूनिया का राजा बना था 356 ईसा पूर्व में ही। सिकंदर का थल एवं जल सेनापति सेल्यूकस निकटर, जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर जो जिसका गुरु अरस्तु था, उसका घोड़ा का नाम बुकाफेला था। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? व्यास, जिसको बिपाशा नदी के नाम से भी जाना जाता था। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध जो है हाइडेपास या फिर झेलम वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पड़ थी। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त
जैन धर्म का दीक्षा लिया था भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री जो है वो चाणक्य बने थे। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त गुप्त और कौटिल्य था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक संबंधित है राजनीति व प्रशासन से, जिसकी तुलना मौर्य मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त को माना जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने कहा था तो सेंड्रोकोटस। विशाख दत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता है विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी जो है मेगास्थनीज था। पुस्तक इंडिका। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्ण में उल्लेख किया गया है? 7। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकोटर का राजदूत। भारत का दौरा करने वाला पहला विदेशी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज ने अपने भारतीय समाज को विभाजित किया है 7 श्रेणियों में। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया यानी कि हेलेन के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी जैनी गुरु भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के द्वारा जो है वो किया गया था, जिसको संलेखना विधि द्वारा कहा जाता है। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र यानी कि अधिकारी जो है वो कौन था? तो बिंदुसार। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय में। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का, यानी कह सकते हैं कि बिंदुसार भी जैन धर्म का अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में आजीवकों के द्वारा किया गया था। बिंदुसार का पुत्र और उत्तराधिकारी अशोक बना था। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था 269 ईसा पूर्व में। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक था अवंती का राजपाल। तो राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक जो है वो अवंती का राजपाल था। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है वो भेजा था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ हुआ था अशोक ने किया था। अशोक के स्तंभों के पीछे क्या उद्देश्य था? तो धर्म नीतियों का प्रसार करना। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत था और प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी खरोष्टी था, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि भी था। यानी कि ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि था, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि का उल्लेख जो है वो शिलालेख पर किया गया है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं और ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो आप ये दोनों पॉइंट लिखिएगा। जो खरोष्टी लिपि है वो राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, ब्राह्मी लिपि जो है वो लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। अशोक के शिलालेख जिसकी संख्या 14 की खोज जो है वो टी फ्रेंथेलर ने 1750 में किया था। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख जो है वो 7वां है, जिसको भाब्रू अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ रुमिनदेई अभिलेख है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में पड़ता है? तो मास्की अभिलेख कर्नाटक में और गुर्जर जो कि मध्य प्रदेश अभिलेख में। यानी कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में पड़ता है? तो 2 है, मास्की अभिलेख जो कि कर्नाटक में है और गुर्जरा अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवनाम प्रिय। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। रानी का अभिलेख कहा जाता है अशोक के कौशाम्बी और प्रयाग अभिलेख को, जो कि उत्तर प्रदेश में है। रानी का अभिलेख अशोक के कौशाम्बी या फिर प्रयाग अभिलेख को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बतलाया है। राजस्थान में भाब्रू अभिलेख है वहाँ पर। बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख भाब्रू ग्रंथ शिलालेख में मिलता है। अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य था धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। प्रियदर्शी कहा गया है भाब्रू शिलालेख में अशोक को। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में राजा बनने के 8 वर्ष बाद। कलिंग का युद्ध जो है वह हुआ था अशोक और कलिंग राजा अनंत पद्मनाभवन के बीच में। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग प्राचीन नाम था
तटीय उड़ीसा का कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप को नष्ट किया था पुष्यमित्र शुंग ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था। नेपाल में ललित पतन नगर बनवाया था। ललित पतन नगर बसाया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु 332 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक के पोते का नाम दशरथ था। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाता था। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। बराबर की गुफाएं मौर्य काल में से संबंधित है। बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद में है, या फिर गया भी ऑप्शन में आता है तो गया भी आप मार सकते हैं, जिसका नाम अब बदल करके गया जी कर दिया गया है। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो राज्यपाल, जिसको गवर्नर। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग और कौरव वंश। मौर्य वंश के बाद जो है स्थापित हुआ था शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध कितना बार करवाया था? तो 2 बार। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरहुत स्तूप जो है अशोक कालीन मध्य प्रदेश में स्थित है। भरहुत स्तूप की खोज कनिंघम ने 1863 में किया था। मनुस्मृति की रचना पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में किया था मनु के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक भी पतंजलि। किसके शासनकाल में थे? तो शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था शुंग के 9वें राजा भगवत के समय में। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति की हत्या जो है वो वासुदेव ने किया था। शुंग वंश के बाद स्थापित हुआ कौरव वंश। कौरव वंश का संस्थापक वासुदेव था। और कौरव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका मौर्य वंश, शुंग वंश, कौरव वंश, महाजनपद काल, ठीक है, अशोक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी क्या कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।